नमस्कार दोस्तों, आदाब। बाकी संवाद के अगले एपिसोड में मेरी इच्छा थी, और जैसा मैंने शायद पहले एपिसोड में कहा भी था, कि आज के दौर में यदि नागार्जुन होते तो वो क्या लिखते, इस विषय पर आपके साथ बात करना चाहता था। बहुत सारे मित्रों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, उन्होंने मुझे फोन किया, चर्चा की और मेरा उत्साहवर्धन किया कि इस प्रकार के प्रयास होते रहने चाहिए। और उनसे इसी विषय पर बात चल रही थी कि यदि नागार्जुन होते तो क्या लिखते। लेकिन कल कुछ अजीबोगरीब हुआ। अजीबोगरीब शायद शब्द गलत है कहना। कल जब मैं दिल्ली से उत्तराखंड के लिए निकला तो रास्ते में रील्स देख रहा था, फेसबुक देख रहा था, और मेरी नजरों में एक आलेख आ गया। ये आलेख 29 दिसंबर को दैनिक जागरण अखबार में प्रकाशित हुआ है। आलेख के लेखक हैं अनंत विजय जी, जो आप जानते हैं इन दिनों हिंदी के साहित्यिक और वैचारिक संसार में खासे चर्चित हैं। और यह भी किसी से छिपा नहीं है कि आज के समय में हिंदी साहित्य और वैचारिक मंचों पर वही नाम तेजी से उभरते हैं जिन्हें सत्ता पक्ष के करीब माना जाता है। सत्ता से निकटता अब केवल राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रह गई है, वह साहित्यिक प्रतिष्ठा और वैचारिक स्वीकार्यता का भी एक नया पैमाना बनती जा रही है। यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब इस बात को समझते हैं। बहरहाल, अनंत विजय जी का आलेख पढ़ते हुए मुझे लगा कि इसे यूं ही नजरअंदाज कर देना ठीक नहीं होगा। हालांकि इन दिनों पढ़ना लिखना हो नहीं पाता है। समाचार की दुनिया में एक बड़ी ट्रेजेडी यह है कि आप विचार से दूर हो जाते हैं, इसलिए कई आर्टिकल्स छूट जाते हैं, और दैनिक जागरण के आर्टिकल्स तो वैसे भी मेरी नजरों में आते नहीं है। लेकिन इस आर्टिकल को जब नजर में आ गया तो नजरअंदाज कर देना ठीक नहीं था, ऐसा मुझे लगा। और वजह यह नहीं है कि इसमें कोई असाधारण तथ्य प्रस्तुत किए गए हों, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें ऐसे तर्क गढ़े गए हैं जो मेरी दृष्टि में कुतर्क हैं, जो वैश्विक उदाहरणों की आड़ लेकर भारत में लोकतांत्रिक असहमति को कमजोर करते हैं। इसलिए लगा कि इस लेख पर ठहर कर बात की जाए। अनंत विजय साहब ने अपने दैनिक जागरण में छपे इस आलेख की शुरुआत कुछ यूं की है, मैं उन्हीं के शब्दों में आपको बता रहा हूं। वो लिख रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जब भी हिंदू धर्म या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो विपक्षी दल, विशेषकर वामपंथी और उनका इकोसिस्टम उछलने लगता है। वो धर्म को राजनीति से दूर रखने की वकालत करने लगते हैं। इसी तरह से जब प्रधानमंत्री मोदी हिंदू धर्म की बात करते हैं या हिंदू या सनातन धर्म के प्रतीकों को रेखांकित करते हैं तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल के नेता इसको धर्म और राजनीति का घालमेल बताने लग जाते हैं। संविधान और उसके अनुच्छेदों को उद्धृत करने लगते हैं। दुनिया के अन्य देशों का उदाहरण देने में प्राणपण से जुट जाते हैं। जहां तक मुझे स्मरण है कि कुछ वर्षों पूर्व जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत में धार्मिक असहिष्णुता की बात की गई। अब तो अमेरिका में भी बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। वहां खुलकर ईसाई धर्म को की और उसकी रक्षा की विस्तार से बातें की जा रही है। अब आपने देखा अनंत जी ने शुरुआत कैसे की है। वो क्या संकेत दे रहे हैं अनंत जी? अनंत विजय ये कह रहे हैं कि जब भी हिंदू धर्म या हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो आलोचक, यहां पर भी वो टारगेट कर रहे हैं कम्युनिस्ट, वामपंथी, तुरंत संविधान और धर्मनिरपेक्षता का झंडा उठा लेते हैं। अब ये कितनी विचित्र बात है। यहां से आप गौर कीजिएगा, ये पूरा लेख पढ़िएगा, ये एक वैचारिक फ्रेम रच रहा है। एक तरफ वे लोग हैं जो परंपरा, धर्म और पहचान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो पश्चिमी संवेदनाओं के सहारे असहजता फैलाते हैं। इसी फ्रेम में सवाल क्या है? सवाल संविधान का नहीं रह जाता है, बल्कि नियत और निष्ठा का है। लोकतांत्रिक आपत्ति को सांस्कृतिक अस्वीकृति के रूप में पेश किया जाना है। और यहीं से सबसे पहला बुनियादी प्रश्न उठता है कि क्या संविधान का हवाला देना परंपरा विरोध है, या फिर यह उस सामाजिक संतुलन की याद दिलाना है जिसके लिए संविधान बना ही था। और संविधान बना इसलिए था कि बहुसंख्यक भावनाएं अल्पसंख्यक अधिकारों को रौंदे नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में संवैधानिक नैतिकता की इसी बात पर बल दिया था।
डॉक्टर अंबेडकर का आशय यह था कि समाज की बहुसंख्यक नैतिकता अगर राज्य की नैतिकता बन जाए तो लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। अनंत विजय साहब का लेख इस अंतर को स्वीकारने के बजाय संविधान को परंपरा के सामने एक बाधा की तरह खड़ा रखने का काम कर रहा है। और यहीं से वो बात आती है जब मुझे लगा कि इस लेख को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस लेख में अमेरिका का उदाहरण सामने रखा गया है। बराक ओबामा के समय भारत में धार्मिक असहिष्णुता पर आई रिपोर्ट का उल्लेख मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया। अनंत विजय कहना क्या चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि अब अमेरिका में ही ईसाई धर्म सार्वजनिक राजनीति में अधिक मुखर होने लगा है। लेख में अमेरिका की यूनिवर्सिटीज, सार्वजनिक स्थल, क्रिसमस, चर्च और राजनीतिक अभियानों के उदाहरण भी दिए हैं। यह विवरण अपने आप में तथ्यात्मक हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जिस तरीके से अनंत विजय जी ने किया है वो बड़ी समस्या है। लेख का केंद्रीय तर्क यह है कि अगर अमेरिका में धर्म राजनीति के केंद्र में लौट रहा है तो भारत में हिंदू धर्म की राजनीति पर आपत्ति क्यों? ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। ये विश्लेषण कर क्या रहा है? ये अमेरिका का उदाहरण इस तरीके से दे रहा है कि भारत में जो कुछ हो रहा है उसको वैध माना जाए। वैधता देने का प्रमाण पत्र अमेरिका के जरिए करने का काम अनंत विजय साहब इस लेख में कर रहे हैं। यह नहीं पूछ रहे हैं कि अमेरिका में इस धार्मिक राजनीति की जो तीखी आलोचना हो रही है वो क्यों हो रही है। वो इस मुद्दे पर ही नहीं गए पूरे लेख में। उन्होंने कहीं से जिक्र नहीं किया कि अमेरिका में इस प्रकार की जो चीजें हो रही हैं उनका विरोध भी तेज हो रहा है। चर्च और राज्य के रिश्तों पर वहां कितनी गहरी बहस चल रही है और ये ध्रुवीकरण अमेरिकी लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा संकट पैदा कर रहा है, इस पर अनंत विजय खामोश है। ये सबसे खतरनाक बात है। आपको याद होगा एलेक्सिस टॉकविल ने लोकतंत्र के बारे में बहुत पहले ही चेता दिया था कि उसका सबसे बड़ा खतरा बहुमत की नैतिक तानाशाही से पैदा होता है। जब बहुमत की भावना ही सही और गलत का पैमाना बन जाए तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। और अनंत विजय का लेख इसी बहुमतवादी भावना को वैश्विक चलन बताकर सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। लेख का अगला हिस्सा अमेरिका में जैनी नाम की महिला, चार्ली किर्क, कमला हैरिस, व्हाइट हाउस की पोस्ट, डोनाल्ड ट्रंप के बयान और आईएसआई के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई जैसे उदाहरणों से भरा है। इन उदाहरणों का चयन और क्रम यह दिखाने के लिए अनंत विजय जी ने किया है कि अमेरिका अपने ईसाई नागरिकों और अपनी पहचान की रक्षा के लिए अब कठोर कदम उठा रहा है। इसका मतलब उन्होंने ये संकेत दिया है कि भारत में हिंदुओं की रक्षा के लिए भी ऐसे ही कठोर कदम उठाने स्वाभाविक है। ये एक वैचारिक छल है मेरी नजर में। नागरिक सुरक्षा और धार्मिक पहचान की रक्षा को एक ही मानने की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए बेहद घातक साबित होगी। लोकतंत्र में राज्य नागरिकों की रक्षा करता है, धर्मों की नहीं। जैसे ही राज्य किसी एक धार्मिक पहचान को प्राथमिकता देने लग जाए वह नागरिक राज्य नहीं बहुसंख्यक राज्य बनने की ओर बढ़ जाता है। नागरिक राज्य नहीं रह जाता है, मेजॉरिटी की स्टेट बनने की ओर बढ़ता है। और यहीं पर हन्ना एरेंट की चेतावनी को याद कीजिए। इतनी बड़ी दार्शनिक, उन्होंने कहा था कि अधिनायकवाद की शुरुआत बड़े दमन से नहीं बल्कि अन्याय के सामान्यकरण से होती है। जब किसी अन्याय को यह कहकर स्वीकार कर लिया जाए कि यह तो हर जगह हो रहा है, तब प्रतिरोध की जमीन खिसकने लगती है। अनंत विजय जी, आप अपने लेख के जरिए इसी को वैचारिक जामा पहना रहे हैं। आगे चलकर अनंत जी का लेख संघ के शताब्दी वर्ष, परिवार, जनसंख्या और 3 बच्चों की बहस पर उतर आता है। अनंत विजय कहते हैं कि संघ जो है परिवार को जोड़ने की बात कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जबकि आलोचक इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ बता रहे हैं। ऐसा अनंत जी का कहना, और वो वामपंथी आलोचकों की ओर या कांग्रेसियों की ओर इशारा कर रहे हैं। यहां फिर वही फ्रेम दोहरा रहे हैं, परंपरा बनाम आधुनिक संवेदनाएं। लेकिन यह फ्रेम सवाल से बचने का तरीका मात्र है। सवाल ये नहीं है कि परिवार अच्छा है या बुरा। सवाल ये है
कि क्या राज्य नागरिकों के निजी निर्णयों को भी अब डायरेक्ट करेगा, निर्देशित करने लगेगा? संविधान इस सवाल का स्पष्ट उत्तर देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने और संविधान सभा ने इसके लिए प्रोविजन कर दिया था। राज्य नागरिक के जीवन यापन का नियंत्रक नहीं हो सकता है। इसलिए इस लेख में संविधान को असहज बताने का प्रयास किया गया है। संविधान को आपको याद होगा, ब्रिटिश दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर लिखते हुए कहा था कि समाज की प्रगति का पैमाना यह नहीं है कि वह लोकप्रिय विचारों को कितना सम्मान देता है, बल्कि यह है कि वह अलोकप्रिय और असुविधाजनक विचारों को कितना सहन कर पाता है। जब परिवार, जनसंख्या या जीवन शैली पर सवाल उठाने वालों को ही समय से पीछे या परंपरा विरोधी बताया जाने लगेगा, तब असहमति लोकतांत्रिक अधिकार नहीं बल्कि दोष बनकर रह जाएगी। तो लेखक आखिर चाह क्या रहे कि असहमति खत्म कर दी जाए, डेमोक्रेटिक राइट को मार दिया जाए? लेख के अंतिम हिस्से को आप बहुत गौर से पढ़िएगा, दैनिक जागरण में इसी सोमवार छपा है। उसमें अनंत विजय जी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पूरी दुनिया में लोग अपनी परंपरा और धर्म की ओर लौट रहे हैं और जो लोग इसे नहीं समझ पा रहे हैं वे हाशिए में चले जाएंगे। यह केवल समाजशास्त्रीय टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज है कि असहमति अप्रासंगिक हो चुकी है आज के भारत में। यही वो बिंदु है जहां यह लेख मेरी दृष्टि में सबसे ज्यादा खतरनाक है, डेंजरस हो जाता है। लोकतंत्र का अंत हमेशा दमन से नहीं होता, यह हमें याद रखना होगा। कई बार उसे यह कहकर समाप्त कर दिया जाता है कि उसके सवाल अब मायने ही नहीं रखते हैं। इटालियन फिलोसोफर एंटोनियो ग्राम्सी ने इसे सहमति का निर्माण कहा था, सहमति का निर्माण कहकर पुकारा था। सत्ता केवल बल से नहीं चलती, वह बौद्धिक वर्ग के माध्यम से यह सहमति गढ़ती है कि जो कुछ हो रहा है वही स्वाभाविक है और अपरिहार्य है। जब बुद्धिजीवी और लेखक यह कहने लगते हैं कि जब पूरी दुनिया यही सब कुछ कर रही है तो हम क्यों ना करें, ऐसा करके वे अनजाने में या जानबूझकर उसी सहमति का निर्माण करते हैं जो सत्ता चाहती है। अनंत जी का लेख, अनंत जी आप समझिए, आपका लेख इसी प्रक्रिया का उदाहरण मेरी दृष्टि में है। कार्ल पॉपर ने ओपन सोसाइटी की अवधारणा देते हुए जो कहा था उसको याद रखिए। कार्ल ने कहा था कि खुला समाज वही है जहां सत्ता को शांतिपूर्ण ढंग से चुनौती दी जा सके। इस चुनौती को यह कहकर कमजोर करना कि यह वैश्विक चलन है, ओपन सोसाइटी, खुले समाज की आत्मा के विरुद्ध उठाया गया कदम होगा। किसी समाज की गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि वह अपनी गलतियों को कितनी जल्दी पहचानता है, उनको करेक्ट करता है, उनको सुधारता है, ना कि इस बात से कि वो दूसरों की गलतियों से खुद को कैसे ढक लेता है। और अंत में सवाल अमेरिका का नहीं है, सवाल भारत का है, सवाल हिंदुस्तान का है, सवाल इंडिया का है। सवाल यह है कि भारत अपने लोकतंत्र को किस कसौटी पर कसेगा, दूसरों की गिरती हुई मिसालों पर अनंत जी, या अपने संविधान की ऊंची अपेक्षाओं पर? आपका ये लेख पहले रास्ते की ओर संकेत कर रहा है महाराज। यही कारण है उस पर असहमति न केवल जायज है बल्कि जरूरी भी है। लोकतंत्र तुलना से नहीं चल सकता, वह सिद्धांत से चलता है, और सिद्धांत यह है कि जो गलत है वो गलत है, चाहे वो दिल्ली में हो, वॉशिंगटन में हो, वो किसी भी देश में हो। मुझे इन्हीं कारणों से लगा कि नागार्जुन होते तो इस समय क्या लिखते, इस पर चर्चा ना करके अनंत विजय के इस आर्टिकल पर चर्चा की जाए। और देखिए, जब मैं ऐसी चर्चाएं करता हूं या जब ऐसा कुछ पढ़ता हूं, मुझे कोई ना कोई कविता भी याद आ जाती है। मुझे लगता है कि आज का बौद्धिक समाज जो बहुत ज्यादा खामोश रहने लगा है, उसके पीछे एक कारण है सत्ता के साथ हमजोली बनकर रहना, या सत्ता की हमजोली बनकर रहना। ऐसे में मुझे हरिओम पवार की एक कविता याद आ गई। चलते चलते उसकी 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूंगा। हरिओम पवार लिखते हैं अपनी एक कविता जिसका शीर्षक है पद्मश्री। उसमें वो कहते हैं, हम मजहब के पागलपन को क्यों तोलें, हम मजहब के पागलपन को क्यों तोलें, मंदिर मस्जिद के झगड़ों पर क्यों बोलें, हमको भी दिल्ली अर्जी देनी है जी, हमको भी तो पद्मश्री लेनी है जी। आगे उन्होंने इस कविता में कहा है, सीना जोरी चहुमुखी है, होने दो, डलहौजी की झील दुखी है, होने दो, तूफानों का जोर हुआ है, होने दो, मौसम आदमखोर हुआ है,
होने दो। मौसम के इस आलम पर हम क्यों रोएं, मौसम के इस आलम पर हम क्यों रोएं, क्यों कविता के कंधों पर आंसू ढोएं। हमको भी तो महलों में सोना है जी, हमको भी तो राष्ट्र कवि होना है जी, इसलिए जय बोलेंगे दरबारों की, गाएंगे हम आरतियां दरबारों की। धन्यवाद।